dear students, welcome back to my channel. If you are new here, please take a moment to subscribe to my channel and also hit the notification bell so that you get notified every time I upload a new video. So without any further ado, let's dive straight into the slides and see what are the topics that we will cover together in this video. जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम कवर कर रहे थे हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं, उनमें सिर्फ 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे बचे थे, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, और ये केस स्टडीज़ जो हैं इनके थ्रू अगर आप इन स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स को पढ़ते हो तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होंगी. वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि आज का जो पहला प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का जो हमें पढ़ना है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की तो इसमें कहा क्या गया है. स्टेबिलिटी का मतलब ये है ना कि आप अगर कहीं जॉब करते हो, ठीक है, जैसे मैं भी जॉब कर रही हूँ, आप भी जॉब कर रहे हो, अगर हम सब कहीं जॉब करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या हमें चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है. ऐसा नहीं है कि एक महीना एक जगह किया, दूसरे महीने दूसरी जगह कर रहे हैं, 10 दिन कहीं और कर रहे हैं, 15 दिन कहीं और कर रहे हैं. नहीं, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. ठीक है, हमारा कोई ग्रोथ नहीं होगा. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है ही थिंक्स अबाउट स्टेबिलिटी कि वहाँ पे उसे स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं, ग्रोथ मिलेगी कि नहीं, क्या सारे सिनेरियो रहेंगे. ये वाला जो केस स्टडी है इसमें हम इसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे. पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है. नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशंस, यानी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के वो नहीं होने चाहिए और टर्मिनेट भी बहुत जल्दी एम्प्लॉयज़ को नहीं करना चाहिए. एक फीलिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब सिक्योरिटी की कि हाँ ये जॉब हमारी है, हमारे पास है, हम जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे हमें उतनी जल्दी ग्रोथ मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्स इफिशियंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय. जब आपके पास जॉब सिक्योरिटी है ना कि हाँ इस जॉब से आपको कोई नहीं निकालेगा, तो वहाँ पे क्या होती है, आपकी इफिशियंसी बढ़ती है. पर ये कंट्राडिक्टरी है. आप गवर्नमेंट जॉब्स में देख लो, गवर्नमेंट जॉब्स में एक बार जॉब लगने के बाद जो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो करना चाहते हैं एक्चुअली में कुछ भी, वो सिस्टम का पार्ट बनते ही कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं. पर यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग अगर होगी तो एम्प्लॉय क्या करेगा और अच्छे से इफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर पाएगा और कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो पाएगी. लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें है नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. ठीक है, रिसोर्सेज भी हमारे वेस्ट नहीं होंगे, टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होगा. टाइम कैसे वेस्ट नहीं होगा कि बार बार अगर हम देखिए, आप जब कहीं पे भी जॉब को ज्वाइन करते हो तो उससे पहले आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है मतलब आप एम्प्लॉयर जो है वो अपना टाइम आपके ऊपर लगा रहा है. आपने वहाँ ट्रेनिंग की, उसके बाद आपको जॉब अच्छी नहीं लगी, आप छोड़ के कहीं और चले गए. ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से आपको टर्मिनेट कर दिया गया. तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं. तो हो क्या रहा है, एम्प्लॉयर भी अपना टाइम लगाता है, एम्प्लॉय भी अपना टाइम लगाता है, पर अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, साथ में काम नहीं चल रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सारा टाइम, वो सारा रिसोर्सेज जो एक एम्प्लॉय पे लगाता है या फिर एम्प्लॉयर पे लगाता है, कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएंगे. तो आगे देखते हैं इस केस स्टडी में क्या दिया हुआ है. केस स्टडी कहती है गुरप्रीत is running a retail mart in Varanasi to provide various types of products of daily use under one roof to buyer. मतलब एक रिटेल मार्ट चला रहा है वाराणसी में जहाँ पे एक छत के नीचे बायर को डेली यूज के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं. The employee turnover in his business is very high and is perpetually on a look आउट फॉर अ न्यू स्टाफ. यानी एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई है, और गुरप्रीत इज लुकिंग फॉर न्यू स्टाफ, यानी और लोगों को वो हायर करना चाहता है. द फैक्ट ऑफ मैटर इज दैट ही लैक्स द मैनेजरियल स्किल एंड असाइन वर्क टू हिज employees on ad hoc basis without letting them settle down in a specific work.
अब देखिए काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर गुरप्रीत के अंदर क्या है, मैनेजेरियल स्किल्स नहीं है। ठीक है, वो मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाता है, और उसके यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करने आते हैं उनको वो अडॉक बेसिस पे रखता है। अडॉक बेसिस का मतलब कि एग्रीमेंट पे हो रहा है कि आप 6 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, इस टाइप से। और वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सेटल डाउन होने का, काम को समझने का बहुत टाइम नहीं दे पा रहा। आप काम को समझोगे, इतनी देर में आपको हटा के दूसरे पर्सन को ला दिया जाएगा, ऐसा कुछ सिनेरियो वहाँ पे चल रहा है। This approach of his creates a sense of insecurity among the employee and they tend to leave the job very quickly। यानी ये जो टेंडेंसी है ना एडहॉक बेसिस पे रखने वाली कि आप 3 महीने में, 2 महीने में आपको हटा दिया जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी आ जाती है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है अपनी जॉब को लेकर, और इसलिए वो भी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी कहीं और उनकी जॉब लगे और वो यहाँ से नौकरी छोड़ के चले जाएं। हाउएवर ही इज़ अ वेरी गुड fearing person and offers fair wages to his employees so that they can afford a reasonable standard of living। अब यहाँ पे कहा जाता है कि गुरप्रीत एक बहुत अच्छा इंसान है, वो फेयर रेम्यूनरेशन देता है, वेजेस या सैलरीज जो भी हैं वो इतनी देता है कि उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे जाते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच गुरप्रीत इज अनेबल टू अप्लाई एंड इज परपेचुअली ऑन टू लुक फॉर अ न्यू स्टाफ। अब आपको उस स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ढूंढना है जो गुरप्रीत अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो गुरप्रीत क्या अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के अंदर आप जॉब सिक्योरिटी की जो भावना होती है, ठीक है, उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हो, और इसलिए आप हर 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जो भी टाइम ड्यूरेशन है आपका एडहॉक का, उसमें नए स्टाफ के लिए जाने लगते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या कह रही है, ही इज अ वेरी गुड fearing person and offers a fair wage to his employees so that they can afford a reasonable standard of living. Name and explain the relevant principle of management which has been brought into effect by Gurpreet। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेयर रेम्यूनरेशन दे रहा है जिससे कि उसके एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है जो वो फॉलो कर रहा है, तो रेम्यूनरेशन का जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि आपको एटलीस्ट इतना आप तो पे करना ही है कि आपके एम्प्लॉयज़ क्या कर सके, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो यहाँ की केस स्टडी में हमने 2 चीज़ें देखी, पहला क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेम्यूनरेशन, फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन के बारे में बात की गई है। आई होप वो आपको समझ आ गई होगी विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। अब हम चलते हैं इनिशिएटिव पे। इनिशिएटिव क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज विथ इनिशिएटिंग वाइल इनिशिएटिंग प्लान्स इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड आइडिया फॉर्मुलेटेड बाय एम्प्लॉयज, फॉर्मुलेशन बाय एम्प्लॉयज। कहने का मतलब क्या है, अब जैसे देख लीजिए कि मैं मान लीजिए कहीं पे एम्प्लॉय हूँ, काम कर रही हूँ, अब मेरा जो बॉस है, मेरा जो लीडर है, जो भी है, वो क्या कर रहा है, लीडर नहीं कह सकते हम, वहाँ पे बॉस वर्ड यूज़ करते हैं, मेरा जो बॉस है या मेरा जो हेड है वो क्या कर रहा है, वो अपने कुछ प्लान्स बना रहा है। ठीक है, मैं अगर उस स्पेसिफिक एरिया में अच्छी हूँ, मुझे अगर क्रिटिकल थिंकिंग आती है तो मैं उसे सजेशंस दे सकती हूँ, बट वहाँ पे ईगो प्रॉब्लम होने की वजह से, ठीक है, ईगोइस्टिक होने की वजह से इंसान ये सोचता है कि आपसे छोटे दर्जे के लोग, ठीक है, आपसे जो जूनियर लोग हैं वो आपको एडवाइस कैसे दे सकते हैं, आप उनकी एडवाइस लोगे तो कहीं ना कहीं ये दिखाएगा ना कि आप एबल नहीं हो काम करने में। पर ये थिंकिंग हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखनी है। करना क्या है कि हमें एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, इंक्लूड करना है। किस में, हमें एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड करना है जितनी भी डिसीजन मेकिंग, प्लान्स और पॉलिसी मेकिंग होता है उसमें। क्योंकि आप देखिए अल्टीमेटली वो काम करना किसने है, वो काम आप करवाओगे एम्प्लॉयज़ से ही। तो एम्प्लॉयज़ अगर अपने सजेशंस देना चाहते हैं, अगर उनके सजेशंस ऐसे हैं कि लॉन्ग रन में कंपनी को फ़ायदा होगा, तो उनसे सजेशंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसी स्पेसिफिक जो पॉइंट है फ्योल का, इस पे हम एक केस स्टडी देखते हैं। मिस्टर राजीव, द सीनियर मैनेजर ऑफ यूनिक एंटरप्राइजेस, कंसीडर हिमसेल्फ अ वेरी वाइज एंड यूज टू टेक ऑल डिसीजंस हिमसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉयज। यानी एक सीनियर मैनेजर हैं किसी
ऑर्गेनाइजेशन के, यूनिक एंटरप्राइजेस के मिस्टर राजीव, और वो ये समझते हैं कि वो काफ़ी अच्छे हैं डिसीजंस लेने में, इसलिए वो सारे डिसीजंस खुद ही लेते हैं और एम्प्लॉयज से कंसल्ट नहीं करते हैं। ही नेवर यूज टू हेल्प एनीवन नॉर ही यूज टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन, ना वो किसी की मदद करते हैं ना किसी से मदद लेते हैं। The employee of the unique enterprises were not working efficiently and company's margin started declining. To tackle the company's margin started declining. अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इफ़िशियंटली काम नहीं कर पा रहे थे। जब वो इफ़िशियंटली काम नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्लाइन होने लगा। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कंपनी ने एक नया मैनेजर अपॉइंट किया। कहाँ से? IIM बैंगलोर से। द न्यू मैनेजर आफ्टर ज्वाइनिंग मेड द पॉलिसी दैट all the decisions will be taken after consulting employees in meeting। और उस मैनेजर ने जो IIM बैंगलोर से अपॉइंट किया गया था, उसने आते ही ये कहा कि कोई भी प्लान पॉलिसी डिसीजन जो लिए जाएंगे वो बिना एम्प्लॉयज़ को कंसल्ट किए नहीं लिए जाएंगे, मतलब एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया जाएगा। All employees must give some suggestions and the best suggestions will be rewarded with financial and non-financial incentives। और जिसका भी सजेशन, जिस भी एम्प्लॉय का सजेशन सबसे बढ़िया होगा उसको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ठीक है, दिस पॉलिसी हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंपनी। और ये स्पेसिफिक पॉलिसी आने की वजह से कंपनी में बहुत इफेक्ट पड़ा था। क्यों? क्योंकि आप जब देख रहे हो कि आपके सजेशंस अच्छे हैं, आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप क्या होगे? मोटिवेट होगे और क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए और अच्छे आइडियाज़ को देने के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल यूज्ड बाय द न्यू मैनेजर। अब जो नया मैनेजर आया उसने हेनरी फ्यूल के कौन से प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई किया? तो वो क्या था? इनिशिएटिव, यानी इनिशिएटिव लेना, लोगों को इन्वॉल्व करना, लोगों एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनाना। ऐसा ना हो कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो और उसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं ऑर्गेनाइजेशन से, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना एक्चुअली में क्या चाहिए कि आप को जब ये लगेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपका ही है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काम कर रहा है, वाइसे वर्सा चीज़ें चल रही हैं, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे एज एन एम्प्लॉय हम सोचते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% देंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे। और अगर हमारा बॉस हमसे पूछ रहा है, सजेशंस मांग रहा है, तो डेफिनेटली हमें सजेशंस देना चाहिए और बेस्ट सजेशन को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो वो लोगों के साथ ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स का ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होता है, वो एक सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे दे सकते हैं। इस वजह से हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस स्पेसिफिक वीडियो इज स्पिरिट डिकॉर्प्स, जिसके बारे में मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस में काफ़ी बातें की और मैंने कहा था कि जब इसका पॉइंट आएगा तब हम पढ़ेंगे। मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ इतना बताया था कि हमें आई को वी से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, मतलब टीम स्पिरिट पे काम करना है, इंडिविजुअल पे काम नहीं होगा यहाँ पे। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्पिरिट डिकॉर्प्स। ये लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे हेनरी फ्यूल के, उनमें इसमें क्या कहा गया है? डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीम स्पिरिट। ठीक है, यानी हम एक टीम के थ्रू काम कर रहे हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप एक टीम हैं। ठीक है, टीम है, अगर मान लीजिए आपके साथ कोई टीम काम नहीं कर रही है, फिर भी आप देखिए कि आपको एक स्पेसिफिक मैनर में काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करके रख देगा और सेल्स हो नहीं रही है तो हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो वेस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल्स को, प्रोडक्शन को, मार्केटिंग को, सबको, पैकेजिंग को, सबको एक स्पेसिफिक वे में काम करना होता है, एक टीम की तरह काम करना होता है। और जब हम एक टीम की तरह काम करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि हमें आई को वी से रिप्लेस करना होता है स्पिरिट डिकॉर्प्स में, मतलब टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ानी होती है। किसी को भी ये ना लगे कि अरे मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही नहीं हूँ, मेरी तो बात ही नहीं सुनी जा रही है, मैं क्या करूँगा काम करके। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ब्रिंग्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। स्पिरिट डिकॉर्प्स यानी आई को वी में कन्वर्ट करने से क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, लोगों की
आपस में जब काम करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और ये मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी आपको बताया है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये हो रहा है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट करके ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ही होंगे, हमारे एफर्ट्स वेस्ट होंगे, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चला जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और स्पिरिट डिकॉप्स भी हमें यही बताता है कि हमें आई को वी से रिप्लेस करना है और टीम स्पिरिट पे क्या करना है, ध्यान देना है। अब इस स्पेसिफिक पूरी केस जो स्पिरिट डिकॉप्स है इसको हम केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। ये केस स्टडी शायद हम पहले भी कर चुके हैं। राज एंड सिमरन वर बोथ क्वालिफाइड आई सर्जन एंड अ गुड फ्रेंड। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ practice, they decided to pursue a career of their own choice. Raj starts an eye care center in city, whereas Simran joins the government hospital in a small village. They meet after a long time in a party. Raj invites Simran to visit his eye care center and she accepts his invitation. She observes at his clinic that there is a fixed place of everything and everyone. Everything and everyone is present there. She observes at his clinic that there is a fixed place for everything and everyone and it is present there, so that there is no hindrance in the activities of the clinic. Also Raj always tends to replace I with we, sorry यहाँ पे T नहीं होगा, यहाँ पे I होगा, I with we in all his conversation with the staff members. Later on Raj shares with her that he always deals with lazy staff sternly, so to send a message that everyone is equal in his eyes. अब ये पूरा केस स्टडी जो है ये क्या बता रहा है, राज और सिमरन एक क्वालिफाइड आई सर्जन है, उनकी जब पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने सोचा कि अपने अपने पसंद का करियर परस्यू करेंगे। राज ने अपना क्लिनिक खोल लिया शहर में और सिमरन जो है गांव में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी। बहुत टाइम बाद दोनों एक पार्टी में मिलते हैं और उसमें राज जो है वो सिमरन को अपने क्लिनिक पे इन्वाइट करता है। सिमरन जब वहाँ जाती है तो देखती है कि उसके क्लिनिक में हर सामान के लिए, हर लोग के लिए अलग अलग स्पेसिफिक जगह डिसाइडेड है, सब अपनी जगह पे अवेलेबल हैं ताकि कोई भी केओस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्लाइंट्स को, जो भी पेशेंट्स हैं उनको। और ये भी देखा गया कि राज जो है वो अपने कॉन्वर्सेशन जब करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे वो हमेशा आई को वी से रिप्लेस कर रहा है। दूसरी चीज़ की जो उसके लेजी स्टाफ है उससे वो स्ट्रिक्टली डील करता है ताकि सबको ये लगे कि सब बराबर हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। आप अपने काम के लिए जाने जा रहे हो तो आप काम जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा होगा। क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट राज इज अप्लाइंग फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ हिज आई केयर सेंटर। अब कौन कौन से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो राज अप्लाई कर रहा है? तो सबसे पहला क्या है, स्पिरिट डिकॉप्स। वो क्या कर रहा है, आई को वी से रिप्लेस कर रहा है, टीम स्पिरिट को बढ़ावा दे रहा है। तो पहली चीज क्या होगी इसमें, स्पिरिट डिकॉप्स। सेकंड क्या है, वो देखता है कि हर चीज का स्पेसिफिक प्लेस है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी बोल सकते हैं उसको, कि हर चीज अपनी एक जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। List any two values that Simran wants to communicate to the society by taking up a job in village। और सिमरन जो दो क्वालिटीज बताना चाहती है वो क्या हो सकती है कि कंसर्न फॉर पुअर, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस तरीके से। तो आप ये देखिए कि इस स्पेसिफिक केस स्टडी में जो दो चीज़ें मेन हमें पता चल रही हैं कि पहला क्या है, स्पिरिट डिकॉप्स, और दूसरा क्या है, ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक फेयोल के प्रिंसिपल के साथ हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो यहीं खत्म होते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक्स की टू रिमेंबर द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं अब आप वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लर्न करने का एक छोटा सा तरीका, डैड U2 SRCC OIC, ठीक है, एकदम से याद हो जाएगा। इसी में सारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके छुपे हुए हैं, डैड U2 SRCC OIC, ठीक है। तो डी, डैड का पहले देखते हैं, डी से हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन। U2 का मतलब 2 बार U आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। SRCC कॉलेज का नाम है, काफ़ी फेमस कॉलेज है कॉमर्स के लिए, तो वो आपको ऐसे ही याद रहेगा। S से आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, R रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, C सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और दूसरा जो C है वो है फॉर स्केलर
चेन, ठीक है, चेन का सी आया है। OIC, ओ से आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, आई से इनिशिएटिव, एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ई फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एंड लास्ट वाला ई जो है वो स्पिरिट, डी कॉप्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ, तो आप क्या कहोगे? डैड यू टू SRCC, OIC, मतलब पूरा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको यूं याद हो जाएगा और एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आई होप। क्यों? क्योंकि ये सारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने जो है केस स्टडीज के फॉर्म्स में क्लियर किए हैं, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है। बहुत हार्ड नहीं होता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लास्ट 3 वीक से मैंने वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरे भी पेपर्स आने वाले थे। या आई एम स्टिल स्टडिंग, और जब तक पढ़ने का मौका मिलेगा पढ़ती रहूँगी। सो मेरे पेपर आने वाले थे, तो अभी क्या हो रहा है कि पेपर कभी लग रहा है होगा, कभी लग रहा है पोस्टपोन होगा, तो आई थॉट कि चैनल पे वीडियो अपलोड करना चाहिए, पेपर जब होंगे तब होते रहेंगे। तो येस, आई विल ट्राई टू रेगुलरली अपलोड द वीडियोस, और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि अब हफ्ते में 3 दिन इको की वीडियोस आएँ और हफ्ते में 3 दिन BS की वीडियो आएँ, क्योंकि फिर एक चैप्टर हम ख़त्म करते हैं तो वो काफ़ी लंबा खिंचा चला जाता है। सो या जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड एंड शोरिंग योर लव ऑन मी। Thank you so much. Stay tuned with